ज्योतिका की आंखें खुली तो कमरे में खूब रोशनी थी। मंदी मंदी आंखें खोली, वो जैसे ही उठी उसका जिस्म बुरी तरह से टूट रहा था। रात भर दुर्गेश शर्मा की मोहब्बतें से वो बेहाल हो चुकी थी, पर वह तो कमरे में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। कमरा तो बिल्कुल खाली था। वह खुद को संभालती बिस्तर से उठी थी तो उसकी निगाहें टेबल की तरफ उठी थी, जहाँ एक चेकबुक रखा था। उसमें जो रकम भरा गया था 1 करोड़ का, वहाँ चेक के साथ एक लेटर भी था। वे कांपते हाथों से वह लेटर खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसकी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छाने लगा। एकदम चक्कर खाकर वह जमीन पर गिर गई। इधर जीविका की रेल बनी हुई थी। आज तो देर हो गई और विवेक शर्मा तो मेरी जान ही निकाल देगा। जीविका जल्दी से बस स्टॉप पर पहुंची। आज ही उसकी गाड़ी खराब हुई थी और आज ऑफिस में मीटिंग भी थी। हे भगवान, आज बस मुझे बचा लेना। वह बस में सवार हो गई और मोबाइल पर टाइम देखने लगी। उसके पास बस 10 मिनट थे और बस ने उसे 20 मिनट में पहुंचाना था। वह जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, सबने उसे बड़ी इज्जत भरी निगाहों से देखा था। जाओ जाओ, विवेक शर्मा आ गया। वह धीरे से झुकते झुमरू से पूछ रही थी, कितनी बार कहा मेरा नाम लेकर बात किया करो। मेरा नाम ऋतिक है, पर तुम हो कि बदतमीजी से बोलती हो। गुस्से में चिल्लाया, धीरे से बोलो, विवेक शर्मा ही बहुत है दहाड़ने के लिए, समझे। वह उसे ठंडा करती हाथ के इशारे से आवाज़ धीमी रखने को बोलती मुस्कुराई थी। तुम्हारी ये जो हंसी है ना, अंदर जाओ फिर तुम्हें पता चलेगा विवेक शर्मा कितना गुस्सा कर रहा है। ऋतिक ने उसको अच्छा खासा डरा दिया था। जीविका, कहाँ रह गई तुम? मीटिंग शुरू हुए 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं और तुम यहाँ मज़े से खड़ी हो। जल्दी जाओ, सर बहुत गुस्से में हैं। गीतांजलि ने जल्दी से उसे कहते अपनी राह पकड़ ली। उफ, हे भगवान, मुझे आज बचा लेना। वह सारी प्रार्थनाएं करती मीटिंग रूम के दरवाजे पर आहट देती अंदर दाखिल हो गई। एक पल को वहाँ चुप्पी छाई हुई थी। वह धीरे धीरे कदम उठाती एक छोटी सी मुस्कान के साथ सबको देखती सबके बीच पहुंची। सामने बैठे आदमी की शिकायती नज़रें उसी पर थी, जैसे आंखों से ही जिंदा निगल लेगा। मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी हो। मिस्टर विवेक शर्मा, आप वो डायमंड सेट के न्यू डिज़ाइन दिखाने वाले थे। मिसेस जागृति ने बात को चालू रखते हुए कहा। मिस जीविका, प्लीज़ फाइल दो। वो बहुत ठंडे शब्दों में कहते उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाया। यस सर, ये रही फाइल। और इस फाइल में मौजूद डिज़ाइन को चेक करते वहाँ मौजूद सब लोगों ने उनकी वाहवाही की। जीविका ने फ़ख्र से अपने कंधे को ऊंचा किया। आखिर को उसकी दिन रात की मेहनत थी और कुछ जोड़ तोड़ का काम उसके बॉस का भी तो था, पर वह सारा क्रेडिट उसे कहाँ ले जाने दे सकता था। मिस्टर विवेक शर्मा, हमें ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई है। आपके सारे डिज़ाइन बहुत पसंद आए हैं और ये बहुत यूनिक डिज़ाइन है। हमें आपके साथ डील करने में कोई भी समस्या नहीं हुई। श्रीमती जागृति जानी मानी बिजनेसमैन थी। उनके हस्बैंड का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। 36 साल की नाजुक सी औरत थी। भगवान ने उनको कोई औलाद नहीं दी थी, लेकिन दौलत बहुत दी थी। पति के बिजनेस को 4 चांद भी लगा रही थी और मिस्टर विवेक शर्मा पर कुछ ज़्यादा ही फिदा थी। मिस्टर विवेक शर्मा मुस्कुराए और ये मुस्कुराहट कुछ लोगों के लिए ही होती थी। उसकी ये मुस्कुराहट जीविका जानवी को तो उस वक्त जहर लग रही थी। मीटिंग का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मिस जीविका मेरे ऑफिस में आइए। अब वो बाकी सबसे एक्सक्यूज करता, जीविका से कहता वहाँ से बाहर निकल गया। अब तो मेरी सामत आ गई। मजाल है कि ये विवेक शर्मा कभी खुश हो जाए। वह दबे दबे कदमों से विवेक शर्मा के ऑफिस में दाखिल हुई। मिस जीविका, आपको कोई एहसास है कि आपकी वजह से आज की मीटिंग पूरे 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई है? वो बहुत गुस्सा और तेज आवाज़ में बोला। सर, मीटिंग कामयाब भी तो मेरी वजह से हुई है ना। और वह खुद की तारीफ करती बोली तो विवेक शर्मा झट से बोला, आपकी वजह से कामयाब हुई है, बाकी यहाँ क्या सब झक मारने आते हैं? वह उससे सारा क्रेडिट लेता आग बबूला हुआ। सर, आप इस कंपनी के बॉस हैं, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि ऑफिस में ऑफिस के लिए कौन सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। प्लीज़ अपना मुंह बंद रखो। मिस्टर विवेक शर्मा ने उसे दांत चबाते टोका था। ओके सर, वह भी अच्छी बच्ची की तरह सर झुकाए मुस्कुरा दी। मैं आपकी ये लापरवाही और एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको वक्त की कीमत का पता होना चाहिए। हर हाल में समझिए आप। वह मीटिंग की कामयाबी के बाद भी उस पर भड़क रहा था। बहुत ही खड़ूस बंदा है ये विवेक शर्मा। तारीफ का तो एक शब्द बोल नहीं सकता, लेकिन बेइज्जती करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। वो नितिन के बच्चे, 1 कप कॉफ़ी लेकर आ। अपनी सीट पर बैठी पियून को बोली, जो अभी शायद 15 साल का लड़का था। उसको नितिन का बच्चा कहने पर वह अच्छा खासा चिढ़ गया था। करीबन ऑफिस में मौजूद सब लोगों की उसने अलग अलग नाम रखे हुए थे और सभी उसके इस बात पर उससे बहुत चिढ़ते थे, पर वह फिर भी बाज नहीं आती थी। मैं नितिन नहीं हूँ, शादी नहीं हुई मेरी और बच्चे भी नहीं हैं, तो मुझे नितिन कहकर ही बुलाया करो मैडम।
वह उसके सामने टेबल पर कॉफ़ी रखता चिढ़कर बोलता वापस मुड़ा, लो जी बॉस तो बॉस, यहाँ प्यून के भी पर लगे हैं। मैंने कोई इसके लिए गाली निकाली है जो मुंह बना रहा है। वह लैपटॉप खोले उस पर सारे डिज़ाइन को अब मर्ज कर रही थी। काफ़ी दिमाग खपाई का काम था और उस बीच में 3 कॉफ़ी के मग वो पी चुकी थी। नितिन एक कॉफ़ी का मग और लाओ और फिर से लैपटॉप पर नज़रें जमाई वहीं से लंबी लंबी बातें छोड़ रही थी। ऑफिस के दरवाजे से निकलते मिस्टर विवेक शर्मा ने उसकी हाँकी हुई आवाज़ सुनी थी और उसका ये फिजूल एटीट्यूड तो विवेक शर्मा को बहुत गुस्सा दिला रही थी। सब विवेक शर्मा को देखते अपने अपने कामों में जुट गए थे। हाँ, यहाँ कॉफ़ी रख दो। मिस्टर विवेक को नितिन समझती बिना उसके तरफ देखती बोली, जीविका ये आपके बाप का होटल नहीं जहाँ आप यूं बैठकर जाहिलों की तरह अपनी बकवास करेंगी। अचानक से विवेक शर्मा की आवाज़ सुनती वह सर उठाकर उसको देखने लगी और फिर झट से उठ खड़ी हुई। सब तरफ सन्नाटा छा गया था। ये ऑफिस है और ऑफिस में तमीज़ और लिहाज रखकर काम किया जाता है और मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपना एटीट्यूड चेंज कर लो। और नितिन, उनकी कॉफ़ी आज के बाद से बंद है। वह सख्त गुस्से भरी नज़रों से जीविका को घूरता वहाँ से आगे बढ़ा। आपकी सारी बातें ठीक हैं लेकिन मैं फिर भी सॉरी नहीं बोलूँगी। उसका सब थोड़ा धीमा था, सिर्फ एक बात गलत थी। अब की बार थोड़ा वह नॉर्मल हुआ। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और जब पिता मर जाते हैं तब सबसे ज़्यादा कमी बेटियों को ही महसूस होती है। वह दुखी दिल से बोलती सबको दुखी कर गई। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वह अपनी बात कहते बहुत चुप्पी से वापस अपनी सीट पर बैठी अपना काम करने में मगन हो गई। विवेक शर्मा ने एक नज़र उसे देखा जो अपने आंसू अपने अंदर उतारने की नाकाम कोशिश करती लैपटॉप पर नज़रें जमाई हुई थी। वह सर झटकता वहाँ से चला गया, लेकिन अब वहाँ एक और चुप्पी का राज था जो अब शायद हमेशा रहने वाली थी। घर के अंदर दाखिल हुई तो 6 साल के तरुण ने भागकर उसे गले से लगाया था। मैंने आपको बहुत मिस किया, ये देखिए मुझे स्टार मिला है। वह 6 साल का बच्चा खुशी से जीविका को बता रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल आसमान पर नजर आने वाले स्टार की तरह है। यस आंटी, बट वे तो साइन करते हैं, ये तो साइन नहीं कर रहा। तरुण ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, इस पर जब कलर करेंगे ना तो ये भी वैसे ही साइन करने लगेगा। और उसका गाल चूमती बोली, मम्मी कहाँ हैं? अब ज्योतिका का वह पूछ रहा था। वह तो रूम में है, किसी से मोबाइल पर बात कर रही हैं। वह मुंह बनाते बोला, शायद कोई ज़रूरी बात हो। चलो आ जाओ, हम किचन में चलते हैं और देखते हैं खाने में आज दीदी ने क्या बनाया है। एक बाउल से पनीर उठाकर चेक करती चेहरे पर स्माइल आई। ओहो, कढ़ाई पनीर, अब तो मुझे सही में भूख लगी है। वह उसे अपने साथ चेयर पर बिठाती खाना खिलाने लगी। बातों बातों में उसे पेट भरकर खाना खिला चुकी थी। सॉरी बच्चों, मेरी मीटिंग कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। ज्योतिका ने बाहर आते डाइनिंग टेबल पर बैठते दोनों से माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, अब तो हमें आदत पड़ गई है, आप तो हमेशा ऐसे करती हैं, जीविका ने रूठे हुए अंदाज में कहा। तरुण ने झट से कहा, नहीं, मेरी माँ बहुत प्यारी है, मेरी जान। ज्योतिका ने उसके गाल पर प्यार किया। क्या बात है, आज मेरा लाउड स्पीकर कुछ ज़्यादा उदास उदास लग रहा है, कोई बात हुई है क्या? ज्योतिका आज जीविका को मामूली से हटकर चुप देखती पूछ बैठी थी। मुझे क्या होना है? वह जो हमारे ऑफिस का बॉस खड़ूस आदमी विवेक शर्मा। ज्योतिका ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराई तो ज्योतिका ने गहरी सांस भरी। बस जब देखो मेरी हर बात में नुक्स निकालता रहता है। मजाल है कि तारीफ का कोई एक शब्द भी बोल दे। अब कल मेरी वजह से मीटिंग बिल्कुल कामयाब रही, इतना फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर भी जीविका ही बुरी है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में विवेक शर्मा ने मेरी कॉफ़ी ही बंद करवा दी। अब वो उसकी शिकायतें कर रही थी। ओहो, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। बिना कॉफ़ी के तो जीविका तो हिल भी नहीं सकती और चल भी नहीं सकती। वह विवेक शर्मा तो अपनी कंपनी के साथ जुल्म करेगा। खैर, मैं कौन सा कम हूँ, मैंने भी जुगाड़ निकाल लिया है। जीविका शैतानी हंसी हंसती उठी थी और ये हंसी तो ज्योतिका के जीने की असल वजह थी, वरना जो कुछ जिंदगी में वो खो चुकी थी उसे यही लगा था वह दोबारा कभी जी नहीं पाएगी। पर उसकी जिंदगी ही जीविका और तरुण थे। वह मुस्कुराकर सुकून का गहरा सांस भर गई। इधर ऑफिस में मिस जीविका, ये क्या है? पुलकित शर्मा ने हैरानी से उससे पूछा, जो थर्मस एक साइड पर रखती मजे से अपनी सीट पर बैठती। बड़ा थर्मस आपको नजर नहीं आ रहा? बंटी के पापा। पुलकित शर्मा के बेटे का नाम बंटी था। उनकी वाइफ उन्हें बंटी के पापा ही कहकर बुलाती थी और एक बार उनके घर दावत पर जाने पर सबको ये बात पता लग गई थी। बाकी किसी ने ये खास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जीविका से वह बच न सके। अब जब भी उनसे बात करती बंटी के पापा कहकर ही बुलाती थी और वो बहुत गुस्सा खाकर रह जाता। हद में रहा करो, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो आप मिस जीविका। वह अपना चश्मा ठीक करते हुए गुस्से भरे अंदाज में बोले, तो मुझे क्या ज़रूरत है आपको बुलाने की? आप ही यहाँ मेरी गलतियाँ निकालने पहुँच गए थे।
वे मज़े से थर्मस में से कॉफ़ी निकाल रही थी तो मिस चमचे, इसका मतलब मिस जीविका घर से ही अपनी कॉफ़ी लेकर आई है, सुना सबने। क्योंकि ऑफिस के तरफ से तो इनकी कॉफ़ी बंद हो गई है। पुलकित जीविका के टेबल के पास आते उसका मजाक उड़ाते गुस्से से भरे शब्दों में कहा। जीविका ने गुस्से से अपने होंठ बीछे, खुद को स्टाफ से बदतमीजी करने पर रोको। सबसे यहाँ बदतमीजी करती हो, सबके अलग नाम रखती हो। ऋतिक सर, ऋतिक उस ऑफिस का मैनेजर था। मैं कुछ अलग नहीं कहती, मैं उनसे उन्हीं के जुबान में बात करती हूँ तो विवेक शर्मा को मेरा एटीट्यूड नज़र आ जाता है, लेकिन इन सब की जुबान नज़र नहीं आती। वह मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती ऋतिक की तरफ मुड़ गई। अगर आपकी बकवास ख़त्म हो गई है मिस्टर ऋतिक तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे बहुत काम है। वह मुस्कुराकर कहती, हर शब्द गुस्से से बोली। बहुत बदतमीज लड़की है। वह गुस्से से पैर पटकता वहाँ से अपनी जगह पर जा बैठा और नितिन के बच्चे पानी पिला। अचानक से जीविका ने नितिन को छेड़ा। वह जो हैरानी से ये सब समझाने की कोशिश कर रहा था, जीविका ने उसे बुरी तरह से चौंका दिया। लगता है सर से कहकर आपकी कॉफ़ी के साथ पानी भी बंद करवाना पड़ेगा, नितिन ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, बंद ही करवा देना प्लीज़, मैं फिर प्यासी मर जाऊंगी। वह एक्टिंग करते खिलखिलाकर हंसती थी। तभी विवेक शर्मा की एंट्री हुई। सभी अलर्ट होकर बैठे थे। विवेक शर्मा जीविका के पास से जाते एक उचटती निगाह उसके टेबल पर डाली और माथे पर बल डाले अंदर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। और थोड़ी ही देर में नितिन की वहां एंट्री हुई। उससे जीविका की कॉफ़ी का सवाल हुआ तो उसने 1 की 4 लगाकर विवेक शर्मा को बताया और फिर जीविका को बुलवाया गया। सर, वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में विवेक शर्मा के सामने खड़ी थी। किसकी परमिशन से आप घर से कॉफ़ी लेकर आई हैं? सर, कॉफ़ी नहीं, ये कॉफ़ी का थर्मस है। मतलब ये जो जग की तरह होता है ना, बाहर से ठंडा अंदर से गर्म, उसमें मैंने आपसे जो पूछा पहले उसका जवाब दो। वह अपना होंठ भींच गया। सर, अब आपने ही मना किया है, ऑफिस से कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो। वह मुंह बनाते बोली, मिस जीविका, ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी पीना अलाउड नहीं, ये मैंने कल सबको साफ साफ कह चुका हूँ। वह अपनी बात पर जोर देता उस छोटी सी लड़की को देख रहा था जो ज़रूरत से ज़्यादा ही जुबान चलाती थी। सर, फिर तो मुश्किल हो जाएगी, बिना कॉफ़ी के तो मेरा दिमाग भी नहीं चलता, और कॉफ़ी नहीं पीऊँगी तो काम कैसे करूँगी? फिर तो मैं हर काम में ज़ीरो हो जाऊँगी। आप वैसे भी मुझे हर काम में ज़ीरो ही समझते हैं। अचानक से उसकी बात पर विवेक शर्मा की आवाज़ गूंजी तो उसने अपनी घनी पलकें उठाती उस आदमी को देखा जिसने आज तक कभी उसके अच्छे बातों के लिए उसे क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि जीविका उस ऑफिस के लिए मेन इंजीनियर डिज़ाइनर थी और उसके डिज़ाइन हमेशा ही सिलेक्ट होते थे, लेकिन कभी उसे इस बात की क्रेडिट नहीं दी गई थी। लेकिन बेइज्जत करना नहीं भूलता था, पर चाहे अकेले में हो या सबके सामने। एकदम उसकी आंखें नम हुई थी। मैं जाऊं सर? अब उसे वहाँ खड़ा रहना बड़ा मुश्किल लग रहा था। मुझे 1 मिनट में आपके टेबल साफ चाहिए। अगर कॉफ़ी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती तो या तो घर जाकर पियो या फिर ऑफिस से बाहर बैठकर पियो, समझी आप? वह उसे गुस्से भरी अंदाज से घूरते अपनी बात खत्म कर गया। वह बड़ी मुश्किल से कहती वहाँ से बाहर निकली। उसका यूं चुपचाप बाहर निकल जाना वह भी विवेक शर्मा को हजम नहीं हुआ था। बाहर आई तो सबकी नज़रें उस पर थी, पर वो बहुत कलाकार थी। उसने अपने उमड़ते आंसू छुपाए थे। कमीना स्टाफ डैश डैश, विवेक शर्मा मुझे ही मिलना था। सानू सर कितने अच्छे थे, मुझे बेटियों की तरह ट्रीट करते थे। वह अपनी सीट पर बैठते टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती बोलती, 6 महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के बाद ही विवेक शर्मा ने ये कंपनी ज्वाइन की थी। मुंह मोड़कर नितिन को देखने लगी। वो नितिन के बच्चे, जाओ ये थर्मस खाली करके ले आओ जल्दी, वह उसे ऑर्डर दे रही थी। इस बार तो नितिन भी अपना मुस्कुराता चेहरा बनाए उठा, जैसे उसका फेवरेट काम करने को कहा गया हो। अब जीविका थी, अपने काम को वह जल्दी से निपटाने की कोशिश कर रही थी। इतना रायता फैला रही थी, खुद पर सब्र करते हुए छुट्टी के टाइम जल्दी निकलकर खड़ी हुई। घर जाते सबसे पहले कॉफ़ी पी ताकि कुछ दिमाग खुल सके। कुछ काम उठाकर वह घर पर ले आई थी। अब रात भर बैठकर वह काम करती रही। सुबह ऑफिस से फिर से लेट हो गई। विवेक शर्मा ने फिर से उसकी क्लास लगाई थी। उसकी ज़िंदगी बस कॉफ़ी, काम और विवेक शर्मा की डांट उसके आसपास ही घूमती रहती थी कि एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक बवाल आया, जो उसके ऑफिस में एक नए मेंबर की बढ़ोतरी हुई, मिस्टर उज्जैन। वह अपने पापा की पोजीशन पर आया था। उसके पापा को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी। अब वह और ज़्यादा कंटिन्यू काम नहीं कर सकते थे और घर का खर्चा भी उन्होंने ही संभालना था। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर उनके बेटे उज्जैन को जॉब दी गई थी, जो जीविका को एक आंख नहीं भाता था। उसके देखने का अंदाज भी आवारा लड़कों जैसा था। बात करने का भी पहले स्टाफ क्या कम खराब था, जो अब ये और नमूना आ गया। बस इसी की कमी थी। जीविका कैसी हो, अभी वह आकर बैठी ही थी कि वह उसकी सीट के पास खड़ा हुआ।
वैसे ही जैसे कल थी, जैसे परसों थी, मैं बदलती नहीं मिस्टर उज्जैन। वह उसे गुस्से से मुस्कान के साथ कहती अपना लैपटॉप ऑन कर गई। अपनी हद में रहो, ज्यादा ही जुबान चलती है तुम्हारी। वह गुस्से से उसका लैपटॉप जोर से बंद कर गया। जीविका ने मुंह खोला, हैरानी से उसे देखा। वह कैसे उसका इतना महंगा लैपटॉप यूं बंद कर सकता था। भले कंपनी ने उसे दिया था, पर था तो उसका। इस तरह की बदतमीजी पर हैरान रह गई थी। उसको गुस्से से देखती बोली, हेलो जन, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ जल्दी से। और तुम्हारी शक्ल यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, वरना दूंगी एक रखकर, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। वह अपनी जगह से खड़ी होती, लड़ने मरने को तैयार हो गई। बहुत ही घटिया और बदतमीज लड़की हो तुम, मेरे मुंह मत लगो। जैन उसकी कलाई मोड़ गया तो जीविका का हाथ उस पर उठा। अगले पल उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ा था। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया और कुछ ही देर में उन दोनों को विवेक शर्मा के ऑफिस में बुलाया गया। दोनों ही उसके सामने खड़े थे। उज्जैन बुरी तरह से गुस्सा कर रहा था। उसे एक लड़की ने पूरे ऑफिस के सामने थप्पड़ मारा था। उसकी इज्जत का सवाल था। वह किसी हाल में उस लड़की से बदला चाहता था। मिस जीविका, आपने उज्जैन को थप्पड़ क्यों मारा? आपका दिमाग खराब हो गया है? पहले तो बातों की हद तक आपने सबको तंग कर रखा है। यह आपकी शिकायत पहले ऑफिस में आ चुकी है, लेकिन अब आपने हाथापाई शुरू कर दी है। सर, गलती इसी की है। वह सर झुकाए तेज शब्दों में बोली, गलती क्या है? क्या इस सब के बावजूद आपको लगता है आपको उन पर हाथ उठाना चाहिए था? जी सर, वह दांत पीसते बोली। सर देख लीजिए इस लड़की को, इसे जरा भी शर्मिंदगी नहीं। पूरे स्टाफ के सामने उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। अपनी सफाई में बोली, मिस्टर उज्जैन मुझे बात करने दो, आप चुप रहो। मिस जीविका, मुझे आपके इस एटीट्यूड से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपको पूरे स्टाफ से ही समस्या है। माफ़ी मांगो मिस्टर उज्जैन से। वह थोड़े गुस्से में बोला, लेकिन धीरे बोला था। सर, उन्होंने जो किया उन्हें एक नहीं 100 थप्पड़ मारने चाहिए थे। कृपा है भगवान की, मैंने एक ही मारा है। मिस जीविका वह गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में बहुत तिलमिलाहट थी। वह फिर कमरे में हाथ बांधे सर झुकाए खड़ी हो गई। माफ़ी मांगो जल्दी, वो बॉस के एटीट्यूड में बोला। जीविका ने एक नज़र उज्जैन को देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। उसे देख रहा था। नहीं मांगूंगी सर। वह भी आज जिद में आ गई थी। विवेक शर्मा ने अपने होंठ बीछे, उसे देखा और उसके तरफ बढ़ा। वह जानता था उस लड़की को जॉब की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो प्राइवेट पढ़ाई कर रही थी। ऐसे में ये जॉब उसका एकमात्र सहारा था। माफ़ी मांगिए मिस जीविका, वरना आपको इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। वह उसके पास आता बिना पलक झपकाए गुस्से भरी अंदाज में बोला। जीविका ने अजीब नज़रों से उसे देखा था। उसे जॉब से निकालने की बात कर रहा था। वो पिछले 1 साल से उस कंपनी में जुड़ी हुई थी और उस कंपनी को अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया था। दिल लगाकर मेहनत से काम कर रही थी, कभी आनाकानी नहीं की। बाकी स्टाफ की तरह वह अपने काम को फ़र्ज समझकर करती थी, जॉब समझकर नहीं। यहाँ तक कि रोज़ बेइज्जती भी करवा रही थी, लेकिन फिर भी अपने काम के साथ बड़ी ईमानदार थी। और आज उसे एक नए एम्प्लॉय की वजह से उसे निकालने की धमकी दी जा रही थी। सर, ये बहुत ज़्यादती है। बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी, माफ़ी या जॉब से रिजाइन। वह उसकी दुखती रग पर हाथ रख गया था। जीविका का दिल दुख से भर रहा था। ये दुनिया ईमानदार लोगों के लिए नहीं बनी थी। सर, आपको पता है इस लड़के ने क्या किया है? मिस जीविका, नो एक्सक्यूज, बस अभी माफ़ी मांगो, उसकी बात काटते बोला। जीविका ने अपना निचला होंठ दांतों तले दबाया। उसकी नाजुक गुलाबी होंठ पर लाली छलकने लगी। बहुत मुश्किल से आंसू पिए और उसने उज्जैन की तरफ देखा, जो बहुत फख्र से उसे ही देख रहा था। आई एम सॉरी, वह सांस रोककर बोली, लेकिन एक भी आंसू बहने नहीं दिया था। पर मुट्ठियां जितनी जोर से बंद की थी, विवेक शर्मा ने बखूबी देखी थी। थप्पड़ उसके सामने मारा, पर सॉरी यहाँ अकेले में। खैर, सर की वजह से मैं चुप हो गया। उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, कोई बात नहीं। उज्जैन, यू गो नाउ। उसकी लंबी चौड़ी भाषण पर विवेक शर्मा ने बिना उसके तरफ देखे वहाँ से जाने को कहा, क्योंकि नज़रें तो सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की पर थी, जो किसी भी वक्त आंसू छलकाने को तैयार बैठी थी। वह चुप से बाहर चला गया तो जीविका ने भी कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, तो विवेक शर्मा ने उसे रोका। वह आंसू हलक में ही उतार गई। लास्ट वार्निंग है, आज के बाद अगर आपकी कोई भी शिकायत आई तो बिना वार्निंग के इस ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। उसकी बात सुनती बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाती बाहर निकल गई, जहां उज्जैन फकर से सबको बता रहा था जीविका ने उससे माफ़ी मांगी है। अगर माफ़ी ना मांगती तो जॉब से निकाल दिया जाता। क्या जीविका ये सच बोल रहा है? तुमने उससे माफ़ी मांगी है? स्टाफ ने उसके पास आते दुखी से कहा। जीविका चुप रही और अपना लैपटॉप ऑन किया, लेकिन वह चल नहीं रहा था। उसे उज्जैन ने इतनी जोर से बंद किया था, उसकी स्क्रीन पर भी खरोच आ गया था और अब वह बार बार बिलिंग कर रहा था। जीविका बहुत परेशान हो गई। उसका सारा डाटा उसी में था और ये चल ही नहीं रहा था।
तुम्हें सर को बताना चाहिए था। उस बदतमीज ने तुम्हारी कलाई मोड़ी थी। जानवी प्लीज, मुझे अभी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, मुझे परेशानी हो रही है। वह उसकी बात काटते बोली, ध्यान से करो, हो जाएगा। नहीं हो रहा ना, ये देखो उस कमीने उज्जैन ने इतनी जोर से इसे बंद किया है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। अब क्या होगा? जीविका भी अब बहुत परेशान हो गई थी। अब क्या होगा? जानवी भी उसके लिए परेशान हो गई थी। क्या एक दिन के लिए मुझे अपना लैपटॉप दे सकती हो? मैं अपनी जीमेल से फाइल निकाल लेती हूँ। मुझे आज ही वो फाइल सर को सेंड करनी है, बाकी फिर घर जाकर उसे ठीक करवा लूँगी। जीविका ने गहरी सांस भरते कहा तो जानवी ने उसे अपना लैपटॉप दे दिया। मैं सर से कंप्लेन करनी चाहिए, जानवी ने धीरे से कहा। जीविका ने दुख से सर झटका। विवेक शर्मा ने तो मेरी कोई बात सुनने से ही मना कर दिया है। अब सब कुछ भुलाते अपना काम करती रही। कुछ काम उसे डबल करना पड़ा क्योंकि वह अपने लैपटॉप पर पहले कर चुकी थी। बीच उसने दिन का लंच भी स्किप कर दिया। सब ने लंच किया पर उसने लंच भी नहीं किया। वह पागलों की तरह काम करती रही। सच और लगन उस लड़की की पहचान थी। शाम तक उसकी फाइल पूरी तैयार हो गई थी। जीविका ऑफिस में छुट्टी हो गई है, सब जा चुके हैं। तुम्हें भी अब चलना चाहिए। यार बस थोड़ा सा काम रह गया है, फाइल सेंड करके ही उठूंगी, वरना अगर यहीं छोड़ा तो सब कुछ फिर से भूल जाऊंगी। अभी एक सुर ताल बना हुआ है, जल्दी हो जाएगा। जानवी मुस्कुराकर बोली थी, चलो ठीक है, लैपटॉप तुम अपने पास रख लेना, कल ले लूंगी तुमसे। जानवी ने उसे बाय बोलते अपने घर की राह पकड़ ली थी। जीविका ने गहरी सांस भरी। बिना कुछ पिए बिना कुछ खाए काम करना बहुत मुश्किल था, पर उस वक्त उसे कुछ भी करके काम पूरा करना था। वह घर पर मैसेज करके ज्योतिका को लेट आने का बता चुकी थी। उसे जल्द से जल्द काम पूरा करके अपना लैपटॉप भी ठीक करवाना था। हे भगवान, उस उज्जैन के बच्चे ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। तुम जैसे लोग इस धरती का बोझ होते हैं। वह काम करते उसे कोसती हुई जा रही थी। रात के 8 बज रहे थे जब विवेक शर्मा को एक मेल मिली। उस वक्त ऑफिस में ही था और अब निकलने ही वाला था। जीविका की तरफ से आई मेल देखने लगा। वह बहुत अच्छे तरीके से फाइल तैयार करके भेजी गई थी। दिल ही दिल में वह उसके काम को सराहता। अब घर जाने के लिए उठा था। जीविका सारा काम पूरा करती जल्दी से अपने केबिन की तरफ लैपटॉप भी उठाई थी। जीविका मैडम, बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, ये लैपटॉप लेकर जाओगी तो भीग जाओगी। गार्ड अंकल ने उसे लैपटॉप हाथ में उठाए देखा तो कहा, हे भगवान अंकल, ये बारिश कब शुरू हुई, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा था। वह अब लैपटॉप को एक पन्नी में छुपाकर ले जाने का सोच रही थी। बारिश से बचना भी था और उसे ठीक भी तो करवाना था। उसे अपनी परवाह नहीं थी, बस उसे लैपटॉप ठीक करवाना था और वह जानती थी कि उसकी आधी तनख्वाह उसी में ही चली जानी थी। वह लैपटॉप वहाँ स्टोर रूम से एक बैग निकालती, उसमें डालती, उसे कंधे पर लटका गई और जल्दी से लिफ्ट के तरफ बढ़ी जहाँ विवेक शर्मा पहले से मौजूद थे। उसे ऑफिस में अब तक देख वह अपनी कलाई पर पहनी घड़ी पर वक्त देखने लगा जहाँ 9 बजने वाले थे। जीविका ने उसे एक नज़र देखे फिर नज़रअंदाज कर दिया। वह दिल ही दिल में उससे भी गुस्सा थी। मिस जीविका, ये कौन सा वक्त है घर जाने का? वह थोड़ा गुस्से में बोला, काम ज्यादा था। वह धीमे शब्दों में जवाब देती सर झुकाए खड़ी रही। मेरे ख्याल में ये कंपनी आपके कंधों पर नहीं चलती। सबको बराबर काम दिया जाता है, किसी को ज्यादा कम नहीं दिया जाता। वह उसकी बात पर अपना होंठ भींचता बोला, सर मेरी वजह से काम ज्यादा हो गया था, मैंने कंपनी को ब्लेम नहीं किया। वह लिफ्ट के नंबर देखती धीमे शब्दों में बोली, जब काम से ज्यादा ध्यान ऊटपटांग बातों की तरफ होगा तो ऐसे ही लेट रहोगी। विवेक शर्मा फिर से उसे ताना मार गया। लिफ्ट खुल चुकी थी। सर मैंने आपको किसी तरह की शिकायत नहीं की, आप मुझे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से काम कर रही थी। सर नमस्ते। और बिना उसके और ज़्यादा जवाब सुने वे बाहर निकलती तेज कदमों से मेन गेट की तरफ भागी थी। उसके इतने तीखे जवाब पर विवेक शर्मा उसे घूर कर रह गया। वह गाड़ी रोड पर निकाल कर लाया तो वह पागल बारिश में खड़ी एक तरफ देखती जा रही थी, जबकि बैग को उसने अपने दुपट्टे के नीचे छुपा रखा था। और कोई होता तो बैग सर पर रखकर उससे बचने की कोशिश करता। अजीब लड़की है। वह उसके करीब गाड़ी रोक गया। मिस जीविका गाड़ी में बैठ जाइए। वह उसको भीगता देखकर उसके कपड़ों से उसके जिस्म को झांकता देखा तो वह नजरें चुराता गाड़ी का शीशा नीचे करता बोला, नहीं सर आप जाइए, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। वह ऊंची आवाज़ में बोलती अपना मुंह रोड पर कर गई, जहाँ इस वक्त कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं था। ये ऐसे नहीं सुनेंगी। वह खुद गाड़ी से नीचे उतरता, उसे गाड़ी में लाया। सर आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। अब वो अपने आप को देखती जल्दी से बोली, मिस जीविका मैं भी भीग गया हूँ आपकी वजह से, इसलिए अब आप चुप रहें। वह गाड़ी स्टार्ट कर गया। कुछ पल चुप्पी रही। वह दुपट्टे से अपना चेहरा साफ कर रही थी जब विवेक शर्मा ने उसकी तरफ टिश्यू पेपर बढ़ाए थे।
उसने चुप से ले लिए। आपकी अपनी गाड़ी कहाँ है? वह खराब है, छोटा सा जवाब आया। ठीक क्यों नहीं करवाई? अभी तक मुंह में ही कुछ बड़बड़ाई थी, कुछ दिनों में हो जाएगी। आपने ऐसे ही तकलीफ उठाई सर। उसके तरफ देखती गंभीर शब्दों में बोली। विवेक शर्मा ने अपने होंठ भींजते, इस बैग में क्या है? आखिर विवेक शर्मा ने पूछ ही लिया था। सर कुछ चोरी करके नहीं ले जा रही, डोंट वेरी। वह गुस्से से मुस्कुराई थी। आपको आदत है हर बात का उल्टा जवाब देने की। वह माथे पर बल डाले बोला। लैपटॉप है, धीरे से जवाब आया। मतलब आप ऑफिस का लैपटॉप घर लेकर जा रही हैं? वह उसकी तरफ मुड़ी। ठीक करवाना है इसे, ये चल नहीं रहा। सारा दिन मैंने जानवी के लैपटॉप पर काम किया, मेरा सारा डाटा उसी में है। क्या करूं सर? फिर वह अब की बार थोड़ा गंभीरता से बोला। खराब कैसे हुआ? वह सर झटक गई। जिसको आपने सॉरी बुलवाया था उसी उज्जैन ने खराब किया है। वह अब रूठे अंदाज में बोली। कुछ पल वहाँ चुप्पी छा गई। इसलिए उसे थप्पड़ मारा था? अगला सवाल आया। नहीं, उसने मेरी कलाई मोड़ी थी। अब की बार बोलती विवेक शर्मा को उसका सब थोड़ा रुंधा हुआ महसूस हुआ। उसने झटके से गाड़ी रोकी। तुम ठीक हो? तुम सच कह रही हो? सच में सर। क्या आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? इस लैपटॉप को खोल कर देख लो। वो मुंह बनाते बोली। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते बोला। आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। बस एक ही बात बोली, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। तो बोल दिया। अब जानते थे मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए जो जी में आए बोल दो, बेइज्जती कर दो। बट नो, एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर देखना मैं कितनी ऊंची पोस्ट पर काम करूंगी। वो मुस्कुराकर फख्र से बोली, जबकि उसकी बात पर विवेक शर्मा लाजवाब हुआ। मुझे घर का एड्रेस बताइए। कितनी देर से मैं यूं ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा हूँ, थोड़ा गुस्से से बोला। सोनू के चश्मों चिराग। विवेक शर्मा यहाँ से दाएं मोड़िए। वह ऑन स्क्रीन पर देखते मजे से बोल गई थी। बाद में मिस्टर विवेक शर्मा के घूरने पर जुबान दांतों तले दबा गई। मेरा मतलब है राइट ले लो सर। अब की बार वह धीमे और प्यार से बोली। गाड़ी उसके घर के पास रुकी थी। वह छींक मारती उस गाड़ी से उतरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है आप अंदर तो नहीं आएंगे। हमारा घर आपके स्टेटस से बहुत छोटा है। लैपटॉप यहीं छोड़ दीजिए, मैं ठीक करवा दूंगा। नहीं सर, उसमें मेरा सारा डाटा है, कुछ नहीं होगा, छोड़ जाइए। नहीं, वह पर्सनल डाटा है। वह मुंह बनाते बोली। क्या विवेक शर्मा को जीविका पसंद आ गई थी? और कल ऑफिस में उसका व्यवहार जीविका के साथ कैसा रहेगा? ये कहानी आगे बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो आप इस कहानी को मिस ना करें। इसका दूसरा भाग जरूर देखें। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।